बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसहाक डार साहब का दावा है कि आवाम दोस्त और मुतवाज़न बजट है। ये दावा उन्होंने किया जब वो बजट स्पीच कर रहे थे। तवक्का ये की जा रही थी कि ये बजट IMF की गाइडलाइंस के मुताबिक है, और इस तवक्का का इज़हार उस वक्त यकीनी हो गया कि जब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जनाब शहबाज शरीफ ने काबीना की मीटिंग के बाद ब्रीफिंग के दौरान कहा कि हम IMF का प्रोग्राम लेने में कामयाब हो जाएंगे। हालांकि इब्तदाई तौर पर यही बातचीत हो रही थी कि शायद ये मुमकिन हो नहीं पाएगा कि हम IMF के प्रोग्राम की तरफ जा सकें, क्योंकि वक्त बहुत थोड़ा रह गया। अब तकरीबन 20 दिन रह गए हैं IMF के प्रोग्राम को मुकम्मल होने में, उसका दौरानिया ख़त्म होने में, उसको एक्सपायर होने में, जिसके बाद हमें IMF के एक और नए प्रोग्राम के लिए दोबारा से जद्दोजहद करनी होगी। मुज़म्मिल असलम साहब मौजूद थे हमारे साथ। इब्तदाई जो हमने ट्रांसमिशन का कुछ हिस्सा किया 1 से लेकर 3 बजे तक, उनका ये कहना था कि हुकूमत का कोई इरादा नहीं लगता। उनका कहना यह था कि मेरे पास बजट दस्तावेज आ गई हैं, लेकिन हुकूमत का कोई इरादा नहीं लगता कि वो नवंबर दिसंबर से पहले कोई एक और IMF प्रोग्राम की तरफ जाए। इसका मतलब यही है कि वो इलेक्शन की तरफ चले जाएंगे, लेकिन IMF प्रोग्राम को ढीले ढाले अंदाज में छोड़कर चले जाएंगे, और निगरान हुकूमत के ज़िम्मे होगा कि IMF प्रोग्राम को बहाल कराए। लेकिन वज़ीर साहब ने कुछ और कहा। बजट के अंदर इब्तदाई तौर पर अगर उसका आउटलुक देखें, उसकी किताब को पढ़ने की कोशिश करें, तो महसूस ही होता है कि बजट के अंदर कोई ऐसे इकदामात नहीं किए गए जो IMF को मुस्तकिल तौर पर नाराज़ करें या IMF प्रोग्राम से हमें निकालने का सबब बन सकें। मैं ज़ाहिर है कि उस तरीके से माशी एक्सपर्ट नहीं हूँ। माशी एक्सपर्ट्स जो हैं, इकॉनमी के हवाले से जो लोग जानते हैं, लिखते हैं, पढ़ते हैं, बोलते हैं, सुनते हैं, IMF के मामलात को जानते हैं, वो ज़्यादा बेहतर तरीके से बता सकेंगे कि आखिर इस बजट के अंदर है क्या, कितनी वायलेशन की है IMF की, कितना ये तरक्की का बजट है, कितना ये इलेक्शन का बजट है, और कितना ये लोगों को हकूक़ देने का बजट है। इब्तिदा करेंगे, फ़ारूक सलीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, माशी अमूर के माहिर हैं, हुकूमतों को भी जो है वो अपनी मशवरों से नवाजते रहे हैं, मुशीर भी रहे हैं। फ़ारूक सलीम साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। फ़ारूक साहब, ये फरमाइएगा कि बजट की आउटलुक देखने के बाद, तकरीर सुनने के बाद, दस्तावेज़ को पढ़ने के बाद, ज़ाहिर है कि अभी समझने में शायद हमें तो टाइम लगे, लेकिन आप इब्तदाई तौर पर जल्दी समझ पाए होंगे। क्या आपको समझ में आता है ये तरक्की का बजट है, तरक्की रोकने का बजट है, IMF का बजट है, IMF के खिलाफ जाने वाला बजट है, लोगों को हौसला देने का, उनको रिलीफ देने का बजट है, अमीरों के खिलाफ बजट है, गरीबों के खिलाफ बजट है किसके खिलाफ, किसके हक में है, क्या ये? देखिए, सबसे अच्छी खबर जो है बजट के हवाले से वो ये है कि इसके अंदर आम आदमी के हवाले से कोई बुरी खबर नहीं। हम्म। मेरे ख्याल से ये सबसे बड़ी खबर है कि कोई बुरी खबर इस बजट के अंदर आम आदमी के हवाले से नहीं। तो अगर इसको, सनती अगर अगर फारूक साहब कथा कलामी की इमारत, अगर इब्तदाई तौर पर मैं आपकी बात समझने के बाद ये डिक्लेयर करूं कि जो इसहाक डार साहब ने कहा है कि अवाम दोस्त और मुतवाजी बजट है, तो क्या ये बात दुरुस्त होगी? देखिए, न्यूट्रल बजट है। इसमें ना तो आम आदमी के भले के लिए कुछ खबर है और हम्म। ना ही कोई उसके लिए बुरी खबर है। तो तो ना टाइम अच्छी पास खबर। बजट हो गया। मेरा ख्याल है हम एक्सपेक्ट ये कर रहे थे, तवक्को लगाए रखे थे कि इसमें शायद मजीद बोझ बढ़ जाएंगे, कोई बुरी खबरें होंगी। तो वो हम्म। अच्छी, इसमें बुरी खबर नहीं है। ना ही कोई अच्छी खबर है, ना ही कोई बुरी खबर है आम आदमी के हवाले से। सनती शोबे में हमने सुना कि वो कोई नया टैक्सेस नहीं लगा रहे। ये हम्म। मैं समझता हूँ कि अच्छी खबर है। ज़रई एग्रीकल्चर सेक्टर में कुछ मुराद दी गई हैं, अच्छी खबर है। उसके बाद IT सेक्टर में कुछ अच्छी खबरें हैं। हम्म। कंस्ट्रक्शन सेक्टर अच्छी है, लेकिन उनकी जो वैल्यू रखी गई है कि 10 लाख तक और 50 लाख तक। अब आजकल की दुनिया में जो आप कंस्ट्रक्शन करने जाएं तो वो हम्म। समझिए 10 तो कुछ बनता नहीं। तो वो टैक्स का कहा गया है कि अगर 10 लाख तक हो, 50 लाख तक हो, तो उसमें टैक्स के ऊपर कुछ छूट दे दी जाएगी। दूसरा ये है कि सेकेंड हैंड क्लोथ्स के लिए, क्योंकि गुर्बत की शरह बहुत तेजी से बढ़ी है पिछले साल भर में, पिछले लुंडे 2 पे साल टैक्स में। लग गया था फारूक साहब, लुंडे पे टैक्स लग गया था। मैं बहुत आसानी से उसको समझा दूं, जो बात आप मुनासिब अल्फाज में कह रहे थे। लुंडे पे टैक्स लगा था, लोग बड़े परेशान थे, कराची से लेकर इस्लामाबाद तक। मैंने लुंडे वालों के पास जाके जब शो किया, उनसे पूछा, तो उन्होंने कहा यार, जो लोग पहले पतलून खरीद लेते थे, शर्ट खरीद लेते थे, वो भी खरीदने से कासिर हो गए, क्योंकि महंगाई लुंडे पे भी आ गई है। अच्छा, अब एक चीज बड़ी वाज़ेह तौर पे उभर के सामने आती है इस बजट के बाद कि 18वीं तरमीम जो थी, हम्म। 18वीं तरमीम के बाद विफाक के पास कोई रियलिस्टिक बजट बनाना नामुमकिन हो गया। अच्छा। मैं आपको जी 2 जुमले आपके सामने रखता हूँ जो मेरे नहीं है, जो हमारे वज़ीर ख़ज़ाना साहब के हैं। उन्होंने बजट स्पीच के दौरान एक जुमला इस्तेमाल किया
उन्होंने कहा कि सूबों को बांटने के बाद विफाक के पास 6,887 अरब रुपया बचेगा। ये उनका जुमला है। और थोड़ी सी देर के बाद उन्होंने कहा कि विफाक ने जो सूद की मद में अदायगियां करनी है वो लगभग 7,300 होंगी। अब बिल्कुल। आप अंदाजा कीजिए कि जो बचता है विफाक के पास वो 6,887 है, हम्म और जो सूद की मद में अदायगियां करनी है वो 7,300 है। इसका मतलब ये हुआ कि सूद की अदायगी के बाद विफाक के पास एक धेला नहीं बचता। ये मेरे पास फारूक साहब एक एक फिगर है। मैं बिल्कुल इसके ऊपर यकीन से नहीं कह सकता, बजट फिगर से मैंने नहीं निकाला, मुझे तो मेरे रिसर्चर ने दिया है। इसमें गलती हो सकती है, इसलिए मैं आपसे कंफर्म करूंगा। इन्होंने कहा कि एफबीआर मुआसिल 7,200 अरब का तखमीना है, यानी कि 7,200 अरब हम टैक्स कलेक्ट करेंगे, और आप कहते हैं 7,300 हम सूद की मद में देंगे, तो हमारे पास बचेगा क्या? जी एग्जैक्टली यही कह रहा हूँ कि उसके बाद विफाकी हुकूमत के पास कुछ बचता नहीं है। हम्म और अभी जो इख्राजात हैं जो उन्होंने गिनवाए, आप हम्म सोचिए कि इस विफाक की जेब ऑलरेडी खाली हो चुकी है सूद की अदायगी के बाद। बिल्कुल। और पीएसडीपी जो तरक्याती बजट है वो 1150 है, उसके उसके पैसे नहीं है। हम्म जो रनिंग ऑफ सिविल गवर्नमेंट कहते हैं, यानी कि सिविल गवर्नमेंट को चलाने के पैसे, वो वजीर खजाना साहब ने 714 अरब रुपए मुख्तस किए हैं, वो भी नहीं है। जो पेंशन हैं 761 अरब की, वो भी वफाक के पास नहीं है। जो बेनजीर इनकम सपोर्ट फंड में 450 अरब का कहा गया है, वो भी वफाक की जेब में नहीं है। जो सब्सिडीज हैं 1,074 अरब रुपए की, हम्म वो भी नहीं करती हैं। और जो ग्रांट्स वजीर खजाना साहब ने जिनका ऐलान किया वो 1,464 अरब रुपए की है। ये अच्छा फारूक सारी साहब, चीजें कहीं पर वॉयलेशन नजर आती है आईएमएफ की किसी दलील की, आईएमएफ की किसी परेशानी की, आईएमएफ की किसी शर्त की? नहीं, ये भी एक और खूबसूरती आप समझ लीजिए बजट की। हम्म कोई बड़ी वाजे जो है खिलाफ वर्जी वायलेशन वो आईएमएफ के कायदो कवानीन की नहीं है। हम्म जो आईएमएफ कह रही थी उसका उसका कंसर्न जो है वो एक तो फाइनेंसिंग गैप के हवाले से था हम्म कि आप जो 6 अरब रुपए का फाइनेंसिंग गैप है, 4 अरब का हमने पूरा कर लिया था, 2 अरब का बाकी बचा है, उसका कोई डायरेक्ट ताल्लुक जो है इस बजट से नहीं बनता। फिर उन्होंने कहा कि जो फॉरेक्स की मार्केट है उसको प्रॉपर किया जाए, यानी कि जिसका मतलब यह है कि जो आपके यहाँ 4 या 5 डॉलर के रेट चल रहे हैं, एक इंटरबैंक चल रहा है, एक हवाले का है, एक हवाला डॉक्यूमेंटेड है, हम्म। एक हुंडी का रेट है, एक हवाले का रेट है, एक काबुली रेट चलता है। तो उसके मतलब वो कह रहे हैं कि जी आप रेट ये सारा जो है ये एक होना चाहिए जो इंटरबैंक रेट है। तो बिल्कुल। इस बजट में कोई खिलाफ वर्जी, बड़ी खिलाफ वर्जी नजर नहीं है। इसका मतलब यह है कि आईएमएफ के 9th रिव्यू के हवाले से जो पीएम साहब ने हमें कहा कि हम कुछ ना कुछ अच्छी खबर लेंगे, वो ठीक है? देखिए अभी तक 2 अरब जो मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक जो खत लिखा गया है वजीर आजम साहब को, उसमें 2 या 3 बातों का जिक्र किया गया है। उसमें एक तो फाइनेंसिंग गैप का जिक्र किया गया है कि वो अभी तक आपके पास पूरी नहीं हुई, वो हम्म। 2 बजे रह गया है। और दूसरा वो जो फॉरेक्स मार्केट के हवाले से कहा गया है वो अभी तक वादा जो है वो पूरा नहीं हुआ है। तो 2 या 3 वादे अभी रह गए हैं। तो अभी अभी इस वक्त हमें वो आईएमएफ की छतरी जो है वो नहीं मिल पाई। मैं कहता हूँ फारूक सलीम साहब, मैं ज़रा अशफाक यूसुफ तोला साहब की तरफ चला जाऊँ। टैक्स अमूर के माहिर भी हैं, हुकूमत के वज़ीर मुमलिकत भी हैं, हुकूमत के बल्कि पाकिस्तान के वज़ीर मुमलिकत भी हैं। और तोला साहब से जब मेरी बात हुई, बजट जिस वक्त स्पीच पेश हो रही थी, तो तोला साहब ने बजट पे तबसरा उसी वक्त कर दिया था। उन्होंने कहा कि ना ये गोले का बजट है, ना ये होले का बजट है, यानी कि ना ये गोले की तरह किसी को लगेगा, ना ये बहुत हल्का बजट होगा, ये तोला का बजट है। तो तोला साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कुछ देर पहले मैं देख रहा था शहजाद इकबाल के साथ आप बैठे हुए थे, क्या फरमा रहे थे, आपको कैसा लगा बजट? ज़ाहिर है कि आप की मुशावरत के बाद ही पेश हुआ होगा, आप इसकी मुखालफत तो नहीं करेंगे, लेकिन फ़ारूक सलीम साहब ने इसको अच्छा बजट करार दिया है। उन्होंने कहा मुतवाज़ी बजट, जिस तरह से इसहाक डार साहब का दावा है, शायद ये उस दावे की अक्कासी करता है, और ये बात इसहाक डार साहब की दुरुस्त है। तो आप क्या कहेंगे? आपको एक एक्सपर्ट की हैसियत से, वज़ीर मुमलिकत तो ज़ाहिर है कि आप हैं ही, लेकिन हमारा आपसे एक भाइयों का, मोहब्बत का, बड़े का रिश्ता है, हमें कैसे गाइड करेंगे इस बजट के हवाले से?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फवाद, थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे शो में बुलाया और इज़्ज़त दी। देखें, इलेक्शन ईयर के जो बजट होते हैं ना, हमने पास्ट में भी देखे हैं, वो बड़े खुले टुल्ले बजट होते हैं। और मैंने आपको कहा था कि एक होता है मौला बजट जिसमें बहुत मारा मारी होती है, एक होता है पोला बजट अच्छा, मैंने जिसमें उसको कुछ गोला भी कर नहीं दिया होता, था। जो इलेक्शन मैंने उसको तोला साहब गोला कर दिया था। आज आगे और चले, आप वो अच्छा आप बादशाह आदमी हैं, आप अच्छा, बादशाह आदमी हैं, आप जो भी करें। ठीक है। देखिए, एक मुतवाज़ी बजट देना, मेरा ख्याल है इन हालात में भी कि जहां आपको भी पता है कि सर पे इलेक्शन खड़े हुए हैं, मेरा ख्याल है एक बहुत बड़ा तुरा इम्तियाज़ है डार साहब का और ये हमारी हुकूमत का। आपने देखा होगा कि जो सबसे एसेंशियल चीज़ है, जो सबसे बड़ी चीज़ है, जो महंगाई और महंगाई में पिसी हुई आवाम। अब देखिए, हमें जहाँ तक गवर्नमेंट का ताल्लुक है तो 35% सैलरीज बढ़ाई गई हैं। 35 का मतलब होता है ये बेसिकली बेसिक पे होती है, और बिल्कुल बेसिक पे अगर मैं 35% में बढ़ाता हूँ तो वो ऑलमोस्ट 45% अगर होती है तो ये 15% नेट इंक्रीज होता है। ठीक हो गया, ठीक है यानी कि ना। टेक होम। और इसी तरीके से पेंशन भी 17.5% 17.5% बढ़ाई गई है। तो मैं ये समझता हूँ कि इसमें अगर आप देखेंगे तो बाय एंड लार्ज ये कोशिश की गई है कि इसमें कोई हार्श टैक्सेशन मेजर नहीं लिए गए और कोई ऐसी चीज़ नहीं की गई है, और वो एक डिस्पैरिटी जो थी चीज़ों की वो रिमूव करने की कोशिश की गई है। कोशिश और भी हो सकती थी कि और मज़ीद आप टैक्सेशन मेजर लेते, मगर मेरा ख्याल है वज़ीर आज़म साहब की रहनुमाई में ये फैसला किया गया है कि नहीं, इस वक्त जो हालात है मईशत को भी उठाना है, तो टैक्सों का बोझ अगर हम मईशत पर डाल देंगे तो मईशत उठने से कासिर हो जाएगी। अच्छा तोला तो साहब, जहाँ तक सुपर आप टैक्स सवाल का थोड़ा सा देखेंगे, समझाएंगे मुझे आप? जी, सुपर टैक्स में पहले ये था कि 3 स्लैब थे, और फिर इसके बाद 10% 10 इंडस्ट्रीज पे सुपर प्रॉफिट का, बम्पर प्रॉफिट का था। तो वो अगर देखेंगे ना तो वो बम्पर प्रॉफिट का भी उन्होंने कहा है कि नहीं जी, उस हाईकोर्ट के फैसले में था कि नहीं हो सकता, और बाकियों का भी ये था कि जी के अगले साल से हो सकता है, इस साल से नहीं हो सकता। लिहाजा इस मरतबा ये किया गया है कि आप वो जो डिस्पैरिटी हमने रखी थी ना, जिसको हम कह सकते हैं कि विद इन द सेम क्लास, जो इलाई कॉटन का जजमेंट है जिसमें लिखा हुआ है कि विद इन द सेम क्लास आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते, तो उस पर भी मेरा ख्याल है कराची के बड़े मंजे हुए लॉयर हैं, पाकिस्तान के लॉ मिनिस्टर भी रहे हैं, डॉक्टर फ़रूक नसीम ने बहुत अच्छी आर्गू की थी। तो उन्होंने ये इन्फ्रक्शियस इस तरीके से करवाया था उसको, तो उसको टेक केयर करके और ये भी कॉग्निजेंस लेके कि नहीं जी, इस बिल्कुल ठीक है, जो ज़्यादा कमाता है वो ज़्यादा दे। तो वो फिर स्लैबिंग ये कर दी गई है कि 150 200 जिस तरीके से पुरानी थी वैसे 1 ट्रिलियन तक, 1 बिलियन तक उसको लेके जाया गया, और वो उस हिसाब से आप उसकी कर दिए, तो ये मेरा ख्याल लीगली टेनेबल है, अब उसमें कोई इशू नहीं रहा। अच्छा, कौन से? दूसरा एक नया इन्होंने जो जी जी तोला साहब, जी कंटिन्यू कीजिएगा। जी फवाद, दूसरा एक अभी इंट्रोड्यूस किया है 99D, वो विंडफॉल गेन्स के ऊपर है कि देखें, लोग अगर कोई कमाते हैं विंडफॉल, जैसे आपने देखा बैंकों ने काफ़ी विंडफॉल कमाए थे, इसकी और भी नज़ीरें आपको मिल जाएंगी, तो उन विंडफॉल गेन्स को कैसे टैक्स किया जाए, बिकॉज कि देखिए अगर आप कोई ज़्यादा कमाता है तो ये भी एक डिस्पैरिटी है। देखिए, चीज़ें बहुत सारी थी हमारे पास, मगर ये रिफॉर्म एंड रिसोर्स मोबिलाइजेशन कमीशन की पूरी रिपोर्ट थी जिसमें कि आप 1 से 1.5 बिलियन से ज़्यादा के कहीं टैक्सेस लगा सकते थे, और भी काफ़ी सारी चीज़ें थी। मगर मसला ये था कि अगर हम ये करने जाते तो हमारे लिए ये प्रॉब्लम्स थे सारे कि हम किसी भी तरीके से उसको यानी कि इस कॉन्ट्रैक्टिंग इकोनॉमी के अंदर हम नहीं चला सकते थे। अच्छा तोला साहब, अगर आप इजाज़त दें, हमारा मसला, तोला साहब इजाज़त दें तो मीर मोहम्मद अली खान साहब हैं, मैं क्विकली ज़रा उनकी तरफ आ जाऊँ। बल्कि मुझे बताया गया है कि मीर मोहम्मद अली खान साहब नहीं है, मैं आपसे ही कंटिन्यू करता हूँ। तोला साहब, फ़ारूक साहब की तरफ अगर मुझे आपकी इजाज़त हो तो मैं फ़ारूक साहब को थोड़ा सा टच करते हुए मैं आपकी तरफ दोबारा आना चाहूँगा। फ़ारूक साहब। जी 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 प्लीज़। अच्छा जी, वो कहते हैं जी तोला साहब 1 on 1 है, और तोला साहब के लिए जो है वो खसूसी तौर पर हिदायत है कि तोला साहब से बात करनी है। तो तोला साहब, मैं फिर आपसे ही वक्त लूँगा। तोला साहब, आप कह रहे थे विंडफॉल प्रॉफिट्स के ऊपर बात हो। फारूक भाई हमारे भाई हैं, आप इनको फ़ारूक भाई को बिल्कुल शामिल गुफ्तगू करें ताकि एक अच्छी हेल्दी डिबेट रहेगी और मैं कुछ सीखूंगा इनसे भी। थोड़ा सा ब्रेक के बाद ब्रेक के बाद फारूक साहब को भी हम लेते हैं। इन्होंने असल में ड्रॉप कर दिया फारूक साहब को, और मैं और आप 1 on 1 है, तो इसलिए मैं कहा था कि आपसे ज़रा कंप्लीट कर लूँ। तो ज़रा मुझे फरमाइएगा, सुपर टैक्स के साथ साथ विदहोल्डिंग टैक्स जो बढ़ाए हैं,
क्रेडिट कार्ड के ऊपर 5% तक हौसला शिकनी कैसे कर सकते हैं आप किसी भी चीज़ की? तो साहब, ये तो ओपन मार्केट नहीं है। तो एडजस्टेबल है ना? नहीं तो एडजस्टेबल है ना, आप रिटर्न में फाइल करके एडजस्टमेंट ले सकते हैं इनकी, कोई ऐसा मसला तो नहीं है इसमें। और ये तो फॉरेन उसके ऊपर है ना कि अगर आप बाहर जाएंगे, बाहर को यूज करते हैं तो है ना इसमें, तो ये कोई लोकल क्रेडिट कार्ड पे तो नहीं है। तो लोकल क्रेडिट कार्ड पे अगर होता तो आप बिल्कुल, बात आपकी सही थी कि हौसला शिकनी होती, हमें फाइनेंशियल इंक्लूजन की तरफ जाना था, हम नहीं जा रहे। तो ये तो एडजस्टेबल है और इसमें कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। और जो यार बाहर जाता है और क्रेडिट कार्ड भी रखता है, देखें ना, अगर $1000 भी अगर क्रेडिट कार्ड की लिमिट हो तो 3 लाख की लिमिट पाकिस्तानी ऑलमोस्ट आपकी समझ ले हो जाती है। तो जिसके पास 3 लाख की लिमिट वाले कार्ड हैं वो आपको लेकिन पता ई होना चाहिए ट्रांजेक्शन पे भी होगा तो साहब, मेरा ख्याल है। ई ट्रांजेक्शन से क्या मुराद है आपकी? मेरा ख्याल है जिस तरह से मैंने ये एप्पल का लिया हुआ है, ये आई क्लाउड का स्पेस लिया हुआ है, या नेटफ्लिक्स की सब्सक्रिप्शन है, या अली एक्सप्रेस के ऊपर और इस तरह की ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर लोग खरीदते हैं। इस पे भी नहीं, इस पे भी होगा, बिल्कुल होगा, इस पे भी होगा। फॉरेन ट्रांजैक्शन की बात हुई है, फॉरेन कंट्री में जाके ट्रांजैक्शन की बात नहीं हुई है सर। ठीक तो है, नहीं कि बिल्कुल फॉरेन होगा। ट्रांजैक्शन जितनी भी होंगी डॉलर्स में जो होंगी या किसी और करेंसी में होंगी उसके ऊपर टैक्स है। ये टैक्स नहीं है, विदहोल्डिंग टैक्स सर। विदहोल्डिंग टैक्स रिटर्न में ठीक आप उसको ठीक क्लेम ठीक कर सकते हैं। जी जी ठीक है। तोला साहब, मीर मोहम्मद अली खान साहब मेरे अच्छा, पास हैं, बैंकिंग। जी जी जी, कुछ कुछ थोड़ी सी मैं मैं चाहता सिर्फ कि ये उनसे कह भी रहा था बात कर आपको लूं। कि जी जी, प्लीज 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 कैरी ऑन। मीर साहब, आपको कैसा बजट लगा? फारूक सलीम साहब, अशफाक यूसुफ, तोला साहब, ज़ाहिर है कि तोला साहब की एक्सपर्टीज़ भी शामिल है। मेरा ख्याल है कि अब एनोमलीज कमेटी जो बनेगी उसमें भी तोला साहब ही, हमने तो सरबराही करते हुए नहीं देखा है। तो बजट जो पहला एक उसके ऊपर रद्द-ए-अमल है वो तो ये है कि मुतवाज़ी बजट है। जिस तरह के हालात थे उसके अंदर बीच बचाव का रास्ता यही था कि जहाँ IMF प्रोग्राम के साथ इंटैक्ट भी हम रहें और कोई ऐसी वायलेशन भी ना हो। तो आपको क्या लगा? मेरे भाई, सब में पहले तो हम सब पाकिस्तानी अल्लाह का शुक्र दे करें कि ये बजट आ गया। जो जिस किस्म की इकोनॉमिक हालात है हमारे, इसमें आई डोंट एनवी एनीबॉडी ट्राइंग टू बैलेंस अ बजट। ये तो हो ही नहीं सकता। और पाकिस्तान में ये सियासी बातें हैं सारी कि अवाम दोस्त बजट है या अवाम दुश्मन बजट है। ये बात आप अवाम से जाके पूछें कि उनके लिए क्या हुआ है। तो $20 बिलियन का डेफिसिट है, ये कहाँ से पूरा होगा अल्लाह जाने। डॉलर की पैरिटी इतनी रुपए के साथ तबाह हो चुकी है कि हम ऐसे मुश्किलात में हैं कि इस वक्त हम सियासत से दो दर्जे ऊपर हट जाए ना अगर, और ये कहें कि पाकिस्तान के लिए देखना है। मैं 6000 चीजों पे तनकीद कर सकता हूँ इस बजट के ऊपर। और बजट एक ऐसी चीज होती है कि जिसमें से हामी अच्छाइयां निकालेगा और जो उसके मुखालिफ होगा वो खामियां निकालेगा। लेकिन मीर साहब ये एक अच्छी रिवायत मेरा ख्याल है नहीं है कि आप हामी और मुखालिफ की बात करें। माशी एक्सपर्ट को तो मईशत की बुनियाद के ऊपर ही फैसला करना चाहिए ना। कह रहा हूँ ना भाई, मैं यही तो कह रहा हूँ कि पाकिस्तान का सोचकर मैं ये कह रहा हूँ कि अल्लाह का शुक्र है कि हम किसी किस्म का बजट दे सके हैं, क्योंकि जो इकोनॉमिक हालात हमारे इस वक्त हैं उसके अंदर एक बैलेंस बजट देना ऑलमोस्ट एन इम्पॉसिबिलिटी। मैं यही तो कह रहा हूँ आपसे। मैं कह रहा हूँ मैं खामियां निकाल सकता था मगर नहीं निकालूंगा। बिल्कुल ठीक है। इसलिए कि हमें पाकिस्तान के बारे में इस वक्त सोचना है। अल्लाह करे कि ये हालात और बेहतर हो, अल्लाह करे कि IMF भी मान जाए, अल्लाह करे कि दूसरी चीजें भी हो जाए। हम अपनी कोशिश कर रहे हैं इस वक्त एज अ हुकूमत, एज व्हाटएवर। मैं इस वक्त कोई मुखालफत इसलिए नहीं करूंगा कि फिर वो सियासी चीज बन जाए। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है ना। तो इस वक्त हम बहुत ही मुश्किल में हैं। इस वक्त पाकिस्तान है तो सियासत है, पाकिस्तान की मईशत है तो फिर आपने इसको वोट देना है या उसको वोट देना है। तो मेरे ख्याल में 19 बिलियन से 32 बिलियन डॉलर अगले 2 साल के अंदर हमें चाहिए पे करने के लिए। जाहिर है हमारे पास डिपॉजिट है नहीं। इम्पोर्ट, जो एक्सपोर्ट के लिए हम चीजें हैं वो खाम माल इम्पोर्ट करते हैं, उसमें वैल्यू एडिशन करके हम आगे भेजते हैं। कहाँ से खरीदेंगे इस वक्त हम? $4 बिलियन है हमारे पास। जब भी इंपोर्ट्स को पूरी तरीके से खोला जाएगा तो प्रेशर आएगा। इस वक्त तो करंट अकाउंट डेफिसिट को हमने एक तरीके से दबा के रखा हुआ है, जो तो जरूरी है। बिल्कुल ठीक है। कह रहा है कि वो गलत है, जरूरी है। अगर हम नहीं दबाते उस इंपोर्ट को तो खुदा न करे दिवालिया हो सकता था। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। मीर मोहम्मद अली खान साहब, बहुत शुक्रिया आपका। तोला साहब मेरे साथ ही रहिएगा, मैं एक ब्रेक लेता हूँ।
ब्रेक के बाद जब आते हैं तो कुछ बात करेंगे कि IMF प्रोग्राम बहाल होने के अंदर अब भी कोई रुकावट है, और इसके साथ साथ टैक्स कलेक्शन का जो हदफ पहले पूरा नहीं हो सका था, तो अब कौन से ऐसे वेंचर्स खुल गए हैं कि ये हदफ जो है वो पूरा हो सके। ब्रेक के बाद खुशामदीद। अशफाक तोला साहब मेरे साथ मौजूद हैं और डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। तोला साहब, मैं शुरू आपसे ही करता हूँ, डॉक्टर साहब से फिर उसके ऊपर कमेंट लूँगा, क्योंकि आपके साथ बात करते हुए कुछ बीच में जो है वो हमें दूसरे मेहमानों की तरफ जाना पड़ा था। IMF के हवाले से आप क्या कहते हैं? 9th रिव्यू 10th रिव्यू ये यकजा हो गए थे, ये हो पाएंगे? हम जो है उसको इसकी तरफ जा पाएंगे, या अब आपको लगता है कि 30 जून के बाद अब नया प्रोग्राम ही शुरू होगा? देखिए, प्राइम मिनिस्टर साहब ने आज जो बातें की हैं और उन्होंने ये कहा कि मिनोअन हमने तस्लीम कर लिए हैं सारे मुतालबात, और इंशाल्लाह जून के अंदर ही ये डिस्बर्समेंट हो जाएगी $1.1 बिलियन की, बेस्ड ऑन 9th रिव्यू। ये कैंडिड लफ्ज़ थे, और जो हमारे हाईएस्ट अथॉरिटी हैं इस वक्त, तो उन्होंने जब ये कहा है तो ऑब्वियसली ही हैज़ बीन गिवन एन एश्योरेंस कि ये होगी, और अल्लाह करे हो जाए। अगर पाकिस्तान के हक़ में बेहतर होगा इंशाल्लाह, आप बिल्कुल फिक्र ना करें, होना चाहिए तो ज़रूर होगा। उसके बाद कितने वेंचर खुलेंगे तोला साहब? ये तो देखें ना, आपके अभी इस वक्त SLA के बाद आपने $3.2 बिलियन आपने वापस किया है जो कमर्शियल बैंक्स का, तो वो तैयार बैठे हुए हैं, वो कह रहे हैं जी आप यहाँ से करा लें, हम हाजिर हैं। तो वो फिर देख लेते हैं, हमें भी उनको भी लेना है कि नहीं लेना, क्या है, किस रेट पे मिलता है, आपको देखना पड़ेगा। मैं तो इस बात का कायल हूँ कि आप कोशिश ये करें कि आपके मुल्क में FDI आए, आपके पास रेमिटेंसेज आएँ, आपके एक्सपेट्रिएट पाकिस्तानी भेजें अपने घरों पे पैसे। तो ये मेरा ख्याल है, ये वो कुछ चीज़ें हैं जो हमें अपने पाँव पे खड़ा करने की कोशिश करनी चाहिए। और मेरा ख्याल है ये IMF के प्रोग्राम में रहते हुए इतने स्टैगफ्लेशन में हम चले जाएंगे, और स्टैगफ्लेशन की वजह से आज नहीं आपकी कल आपको रिसेशन में कहीं ना जाना पड़े, और कहीं ऐसा ना हो कि इकॉनमी बिल्कुल ही बैठ जाए। तो कुछ फ़ायदे भी हैं IMF के, कुछ नुकसानात भी हैं। जैसे मीर साहब ने कहा कि जी अगर उस वक्त हम एक्सचेंज रेगुलेशन ना करते तो शायद डिफ़ॉल्ट का ख़तरा मंडला रहा था हमारे सरों पे, और हमने अल्लाह का शुक्र है कोशिश की कि जी वो जिस्म का वो जो हिस्सा होता है जहाँ कहीं कैंसर होता है तो उसको काटना पड़ता है, ऐसा वरना तो पूरे जिस्म में फैल जाएगा। तो कोशिश की कि जी एक अगर स्टेज पे अगर मैं कहता हूँ करेंसी के लिए मैं आपकी तरफ दोबारा आऊँगा, लेकिन मैं ज़रा शाहिद हसन सिद्दीकी साहब से ज़रा आइडिया लेना चाह रहा हूँ कि जिस तरह से ये अब एक बात इस्टेब्लिश हो रही है, जो अभी तक मैंने गुफ्तगू सुनी है, ज़ाहिर है ज़्यादा सुन नहीं सके क्योंकि बजट तकरीर बड़ी लेट हो गई थी और बिल्कुल हमारे प्रोग्राम से कुछ पहले ही ख़त्म हुई है। लेकिन अब तक जो मेरी राय बन सकी है बजट के हवाले से, बजट की चीज़ें देखने के बाद, ये हमारे रिसर्चर दोस्त ने जो कुछ चीज़ें निकाल के दी थी, इसके बाद महसूस ये होता है कि बहुत ज़्यादा कोई IMF की वायलेशन भी नहीं है और हम सर्वाइव कर गए हैं। शाहिद साहब, आपको कैसा लगा बजट? आप लगता है कि सर्वाइव कर गए हैं IMF के साथ चलते हुए? क्योंकि ये कई दफ़ा आप मुझे बता चुके हैं खुद के IMF प्रोग्राम के बगैर अभी फ़िलहाल तो चारा नहीं है, बाद में जो होता है उसको देखी जाएगी। बहुत शुक्रिया। नहीं, मेरे ख्याल से ये फैसला हो चुका है कि एक किस्त लेने के बाद अगर वो हमें मिल जाती है तो हम इस प्रोग्राम को ख़त्म करेंगे, लेकिन अगले माली साल में हम दोबारा IMF के पास जाएंगे और बड़े कोई तकरीबन $7.5 अरब या उससे ज़्यादा की कर्जे की दरख्वास्त देंगे कि आप हमें ये 3 साल के लिए ये कर्जा दें। ये कर्जा लिए बगैर पाकिस्तान गुजारा कर ही नहीं सकता, क्योंकि मईशत इतनी तबाह बर्बाद हो चुकी है। तो वो कर्जा देना अगले माली साल में नागुज़ीर है पाकिस्तान के लिए। लेकिन अगर कुछ अच्छा काम करना है तो आज ये कमिटमेंट करें अपने साथ और उसके साथ इक़दाम उठाएं कि ये प्रोग्राम आखिरी प्रोग्राम होगा। लेकिन उसके लिए कमिटमेंट काफ़ी नहीं है, आज कुछ कानून साजी करनी पड़ेगी कि आइंदा इस प्रोग्राम के बाद आइंदा ज़रूरत ना पड़े, वरना हमारे गिर्द ये घेरा तंग होता चला जाएगा। इसमें किसी पाकिस्तानी को कोई शुबा नहीं होना चाहिए कि अगर ये कानून साजी नहीं की तो अगले साल जो हम 3 साल का प्रोग्राम लेंगे उसके बाद दोबारा फिर IMF के पास जाएंगे। वैसे शाहिद साहब, जो माशी हालात थे उसके दरमियान में से निकलते हुए मुतवाज़ी कोई रास्ता अगर था तो क्या उसको हुकूमत ने अडॉप्ट किया? देखिए, बिल्कुल नहीं किया। उसकी वजह मैं आपको बता दूं। पहले ये मुस्लिम लीग नून का मंशूर में क्या था, पहले तो आप भी देख लीजिए, क्योंकि ये जो बजट है ये आईन पाकिस्तान से मुतसादिम है और पार्लियामेंट को ये इख्तियार हासिल नहीं है
कि वो इस बजट को मंजूर करें। उसकी वजह यह है कि आईन, मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूँ, आईन पाकिस्तान की शिक नंबर 3 यह है कि इस्तेहसाल नहीं होना चाहिए, हर किस्म का इस्तेहसाल खत्म होना चाहिए। आप तो इनडायरेक्ट टैक्स लगा रहे हैं, चोर को ये कह रहे हैं कि तुम इनकम टैक्स मत दो, विदहोल्डिंग टैक्स दे दो। अरे भाई 30% अगर टैक्स लेना है आपको तो कानून के तहत 60% आप उससे ले सकते हैं। आप उस चोर को कह रहे हैं कि आप 0.6% विदहोल्डिंग टैक्स दे दें। यानी ये 2013-2017 में ये इसको विदहोल्डिंग टैक्स को खत्म कर रहे थे कि हम दस्तावेजी की तरफ जा रहे हैं, अब ये फिर उसको वापस। आप तो बैंक से कैश निकालने वाले के लिए कह रहे हैं 50,000 से ज्यादा जो निकालेंगे नॉन टैक्स पेयर। जी मैं वही आपसे अर्ज कर रहा था कि नॉन टैक्स पेयर तो नहीं है, बेचारे बहुत टैक्स देते हैं, फाइलर नहीं है। मगर वो फाइलर इसलिए नहीं है, 2 वजह से नहीं होते। एक वजह तो ये कि उसकी इतनी आमदनी नहीं है कि वो फाइलर हो, उसको भी आप नॉन कह के उसको जलील करते हैं, हालांकि वो तो उस पर उसकी आमदनी इतनी है ही नहीं, तो उससे किस खुशी में आप होल्डिंग टैक्स भी लेते हैं। 9 करोड़ लोग वो हैं जिनकी आमदनी कम है, उनके मोबाइल पे भी आप टैक्स ले लेते हैं, वो सब गैर कानूनी है। इसलिए नहीं 6 लाख की तो वो आपको भी विदहोल्डिंग टैक्स है। अगर आप चार्ज करते हैं अपना मोबाइल तो आप तो इनकम रिटर्न में उस पैसे को वापस ले लेते हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है शाहिद साहब कि लोगों को फिर किस तरीके से टैक्स नेट में लेके आएंगे। यहाँ तो कोई टैक्स देने के लिए तैयार ही नहीं है, जिसका जहां मौका लगता है वो कहता है कि यार मुझे छोड़ दो, बाकी सबको पकड़ लो। बात यह है कि टैक्स नेट में लाया नहीं जाता, कानून साजी की जाती है। जब पाकिस्तान पार्लियामेंट, पाकिस्तान की सूबाई असम्बलियां हर किस्म की आमदनी पर टैक्स लगाने के लिए तैयार नहीं है, जब आप मईशत को दस्तावेजी बनाने के लिए तैयार नहीं है, काले धन को आप पेश कर रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि जो चोरी का डाके का पैसा है इसको आप बाहर भेज दें हुंडी वाले के जरिए, उसके बाद उसकी रेमिटेंस मंगा लें, हम आपसे नहीं पूछेंगे, आपको डायमंड कार्ड मिल जाएगा, फिर वो जो पैसा पे आपको टैक्स फ्री इनकम हो जाएगी, वो जो टैक्स फ्री इनकम होगी उस पैसे को आप दोबारा बाहर भेज दें। ये तो आपने एक शैतानी चक्कर में फंसा दिया। क्योंकि मुस्लिम लीग का मंसूर था वो यही था कि काले धन को सफेद होने से रोका जाएगा, मईशत को दस्तावेजी बनाया जाएगा, उसके लिए इनका IT की हमें सहूलियात मैसर हैं, वो ले लेंगे। आपके पास हर चीज पता है कि उसने बिजली का बिल भी कितना दिया, बैंक में कितना डिपॉजिट है, उसको कितना मुनाफा मिला, क्लब की फीस कितनी दी, हर चीज मौजूद है। शाहिद साहब कनेक्ट कर ही रहे ना, सिस्टम आहिस्ता आहिस्ता कनेक्ट हो ही रहा है, उसी जानिब जा ही रहा है। अब आप एक ऐप है FBR की जिसमें देख पाते हैं कि कौन कौन से आपने विदहोल्डिंग टैक्स आपके पास आए, कितने आप फ्रीक्वेंट ट्रैवलर थे, कितनी प्रॉपर्टीज आपके पास है। टैक्स रे के नाम से गालबन एक या मालूमात के नाम से एक ऐप है FBR मालूमात। तो इसका मतलब चीज़ें उस तरफ जा तो रही हैं। शायद साहब मैं दोबारा आपकी तरफ आता हूँ, मैं ज़रा शब्बर जैदी साहब मेरे साथ मौजूद है, मैं अगर उनका कमेंट ले लेता अगर आपकी इजाज़त हो। शब्बर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। शब्बर साहब कैसा बजट आपको लगा, अगर टैक्स रिजीम के हवाले से देखा जाए, टैक्सेशन की पॉलिसी को कुछ रिव्यू किया गया है, कुछ उसमें इजाफा किया गया है, कमेंट क्या है आपके? देखिए मेरे हिसाब से मैं ये कहूँगा कुछ भी नहीं किया गया, मतलब ये सिर्फ एक फॉर्मेलिटी पूरी करके आगे बढ़ गए हैं और मुझे ये डिपार्चर लॉन्च का बजट लगता है बेसिकली। मतलब इस पे कोई मुझे ऐसी कोई चीज नजर नहीं आई जिसमें कोई पॉलिसी हो या कोई प्रिंसिपल हो। मतलब ये ठीक है, छोटी मोटी चीजें जो होती है वो जो नीचे वाले अफसरान कर लेते हैं वो है, पर इसके पीछे कोई मुझे फ्रेमवर्क नजर नहीं आ। लेकिन शब्बर साहब अगर कोई फ्रेमवर्क दे दिया जाए तो फिर लोग ये तनकीद करते हैं कि जी इनके तो रह 1-1.5 महीना गया था, इनको क्या ज़रूरत थी इतनी तवील इस्लाहात देने की, इन्होंने तो जो है वो फंदा बिछा दिया है दूसरों के लिए, पॉलिटिकल कैपिटल को अपने ख़राब किया है, इस तरह की सारी बातें होती हैं। तो जो इस वक्त सियासी हालात हैं, जितना हुकूमत की मुद्दत बाकी रह गई है, जो इस वक्त माशी हालात हैं, उसमें आपको लगता नहीं है कि बीच का रास्ता यही था जो बजट की सूरत में पेश किया गया? नहीं मैंने कहा ना, मैंने कहा मैं त्रास तो नहीं किया ना, मैंने कहा जी बजट पेश करना था वो कर दिया उन्होंने, मतलब ठीक है जो गुजर रहा था इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको हम डिस्कस करें, मेरा मकसद है। मतलब जो लास्ट ईयर था वही है, 19-20 आगे पीछे कर दिया, सुपर टैक्स का रेट बढ़ा दिया, तो उसमें कोई मुझे ऐसी चीज नजर नहीं आई जिसमें मैं तबसरा कर सकूं कि हाँ जी ये कोई अच्छी चीज है या बहुत बुरी चीज है, मैं ये कह रहा हूँ। IMF के साथ इंटैक्ट रहे हैं हम इस बजट के नतीजे में? देखिए IMF का मसला कुछ और है, IMF का ताल्लुक बजट के साथ नहीं है। बजट में कोई ऐसी चीज भी नहीं है जो IMF के खिलाफ जाए, मगर IMF से जो आपकी डिसएंगेजमेंट है उसकी रीजन बजट नहीं है, वो आपके करंट अकाउंट के मसाइल है, वो आपने नहीं किए, और आपकी जो फाइनेंशियल बैंकरप्सी जारी है वो है मसला। IMF का मसला ये नहीं है जो आप लोग समझ रहे हैं। अगर आप मुझे फॉलो करते रहे तो मैं तो बड़े अरसे से ये बात कह रहा हूँ कि ये तो टाइम ज़ाय कर रहे हैं बेसिकली, और इन्होंने 6 महीने ज़ाय कर दिए, पाकिस्तान को तबाह कर दिया बेसिकली।
तो शब्बर साहब आप मेरे साथ ही रहिएगा, मैं ज़रा तोला साहब से कमेंट ले लूँ। अशफाक यूसुफ तोला साहब मेरे साथ मौजूद हैं। तोला साहब, शब्बर साहब और डॉक्टर शाहिद हसन की दोनों की गुफ्तगू आपने सुनी। शाहिद साहब कहते हैं कि आपने बुनियादी इंसानी हकूक़ के ऊपर डाका डाला है, ये विदहोल्डिंग टैक्स का जो ज़बरदस्ती का नफाज है। और शब्बर साहब भी कहते हैं कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसको हम कहें कि बहुत अप्रिशिएट की जाए, बस ठीक है कि एक टाइम गुजार लिया है 3-4 महीने का। क्या कहेंगे? देखिए, बुनियादी हुकूक की जो बात शाहिद साहब ने की, मेरे बड़े मोहतरम हैं, हमारे सीनियर भी हैं। ये पहले विदहोल्डिंग टैक्स था फाइलर और नॉन फाइलर दोनों पे था। और ये बात आप मान सकते हैं इस चीज़ में कि जैसे शाहिद साहब ने कहा ना कि इस मुल्क में अब जो सबसे बड़ी जो चीज़ें आ रही हैं वो कोशिश ये हो रही है ऑटोमेशन की तरफ हम जा रहे हैं। और ये जो आपने जैसे आपने कहा कि टैक्स रे और जिस तरीके से हम चीज़ों को ट्रांसपेरेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें मेरा ख्याल है शब्बर साहब के दौर में भी ये जब चीज़ें चल रही थी और उस वक्त भी ये टैक्सेस थे, तो मैं समझता हूँ कोई ऐसी नई चीज़ नहीं है, इसलिए इसको रीप्रोमलगेट किया गया है कि ये बिल्कुल कैश ट्रांजैक्शन चलती रहती थी। अगर मैं 250 दिन शाहिद साहब की बात से मैं थोड़ा सा शाहिद साहब के लिए मैं थोड़ी सी मैं कैलकुलेशन रख देता हूँ कि अगर 250 दिन ये उस पर लगेगा जो एक दिन में 50,000 से ज़्यादा विड्रॉ करेगा, ठीक है ना, डेली लिमिट है ये। तो अगर 250 दिन ले लूँ और अगर फ़र्ज करे वो बाकी दिन नहीं भी है और बंद भी पड़ा हुआ है उसका, तो 1,30,00,000 रुपए अगर उसकी कैश विड्रॉल है तो उसकी बिजनेस एक्सपेंडिचर या टोटल बिजनेस रेवेन्यू कितनी होगी। तो इसका मतलब उसको तो फाइलर होना चाहिए। और फाइलर होने के लिए देखें, अब यहाँ पर आपको भी पता है कि जी नॉन फाइलर होना एक बड़ा तुर्रे इम्तियाज़ है लोगों के लिए, और हम जैसे लोग जो फाइलर होते हैं उनका खुमियादा हम भुगत रहे हैं। तो इस मरतबा इसका पर्पज़ यही था जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी बताया, जो फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने भी बताया, और हमारी इंटरनल मीटिंग्स में भी यही बात हुई थी कि इसको इस डेटा को यूज़ किया जाए। बिकॉज कि अब जो एडवांसमेंट आई है चीज़ों की, मेरा ख्याल है शब्बर साहब इस बात की सेकंड करेंगे कि इनके दौर में इन्होंने बैंकों से एक एग्रीमेंट किया था एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन के ऊपर, तो वो हमारे लिए अब काफ़ी मशले राह बन चुकी है और अब हमें काफ़ी इंफॉर्मेशन मिल रही है। दूसरी तरफ जो शब्बर साहब ने कहा कि इस मरतबा काफ़ी बजट में चीज़ें हो सकती थी और होना ज़रूरी था, यानी काफ़ी कंसेशन दिए जा सकते थे बजट के हवाले से और इलेक्शन ईयर के हवाले से। मगर एक जो फंडामेंटल चेंज जो इसमें आई है वो कोशिश ये की गई है, बिल्कुल मैं शब्बर भाई की बात से एग्री करता हूँ कि कोई ऐसी इसमें फंडामेंटल चेंज नहीं है। मगर एक चेंज जो आई है वो विंडफॉल गेन के ऊपर है, जो सेक्शन 99D के ऊपर है। कुछ मराते थी जैसे सेल्स टैक्स के अंदर, ये इनकम टैक्स के हवाले से तो हम सब अच्छी बातें कर रहे हैं, और ये जो $1,00,000 की बात कर रहे हैं ना शाहिद साहब, जी जी, ये सर शाहिद साहब को मैं सिर्फ थोड़ा सा याद दिला देता हूँ कि ये 10 मिलियन रुपीस होता था 1915-16 में, उससे पहले बिल्कुल नो लिमिट था। बिल्कुल उस वक्त आपका रुपया 104 रुपए का था डॉलर के हिसाब से, तो आपका वैसे ही $98,000 बन रहा था। उसी लिमिट को रिवाइज किया गया और इसमें देयर इज नो का बात, इसमें आप एक बात याद रखिएगा, नो क्वेश्चन आस्क का मतलब ये नहीं है। और आप जैसे पहले शाहिद साहब समझते हैं, माशाल्लाह बड़े तजर्बेकार बैंकर हैं, अब बैंकिंग निज़ाम से इतना हुंडी हवाला करना आसान नहीं है। और अभी मुझे कुछ इंक्वायरीज आई मेरे दोस्तों की तरफ से कि क्या उसमें किस तरीके से हो सकता है, क्या हो सकता है, वो भी यही कह रहे हैं कि जो जेन्युइन या बोनाफाइड होगा वही लेके आएगा। लास्ट ईयर अगर आपने देखा होगा एमनेस्टी की, अगर मुझे मिसाल देते हैं ना, तो सबसे बड़ी एमनेस्टी लास्ट ईयर दी गई थी जो हाउसिंग की थी, उसमें $6.5 अरब आपका आया था। यू कैन कन्फर्म फ्रॉम एनी सोर्स, स्टेट बैंक से भी कर सकते हैं और नहीं तो अगर आप चाहें तो आप उनसे भी कर सकते हैं। उस स्कीम के तहत जो आपको रेमिटेंसेस आज मिल रहे हैं ना, जिसके हम माशाल्लाह बड़ी दावेदारी कर रहे हैं कि जी इस दौर में इतने आए, उस दौर में इतने कम हुए, ये कोई ऐसा तुर्रा इम्तियाज़ नहीं था, ये सिर्फ उस हाउसिंग की एमनेस्टी का नतीजा था जिसके तहत हमें मिले थे वो। बिल्कुल ठीक है। तोला साहब, मैं कंक्लूजन की तरफ जा रहा हूँ। तोला साहब कंक्लूजन की तरफ जा रहा हूँ, मेरे पास आखिरी 1-1.5 मिनट रह गया। मैं कहता हूँ शाहिद साहब से भी कुछ बात कर लूँ, शब्बर साहब से भी कर लूँ। शाहिद साहब कंक्लूड कीजिएगा, तोला साहब को रिस्पॉन्ड करने से बेहतर है कि मेरा ख्याल अगर आप कंक्लूड करना चाहें। जी, मैं सिर्फ आपसे ये अर्ज कर दूं कि इस वक्त जो मसला है वो ये है कि ये बजट चलने वाला नहीं है। 2 सूबों में इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं है। जब वो आएंगे वो आपको जो फाजिल बजट जो चीज़ें आपने रखी हैं वो देंगे, वो नहीं देंगे। तो मेरा अपना ख्याल वो दे भी 4 मिनट के ही रहे हैं, दे भी वो 4 महीने का ही दे रहे हैं। मुझे क्लोजिंग की तरफ कहा जा रहा है। शाहिद साहब बहुत माजरत है आपसे, तोला साहब आपसे ही माजरत। शब्बर साहब से मैं चाहूंगा कि आखिरी 30 सेकंड अगर क्लोजिंग शब्बर साहब कुछ करवा दें आप। देखिए, मैंने अभी पहले भी कहा कि अगर बजट में तब्दीली नहीं आए और कंसिस्टेंट पॉलिसी चलती रहे,
तो ये मुल्क के लिए अच्छी चीज होती है। ये जो बिल्कुल हम हर ठीक। रोज खेल, ये बुरी बात नहीं होती। और मैं इसलिए ये अगर जो कम से कम तब्दीलियां लाई गई है, मैं इसको अप्रिशिएट करता हूँ कि अगर आप चीजों को चला रहे हैं, जो चल रही हैं, उसमें इम्प्रूवमेंट करें तो ज्यादा बेहतर चीज होती है, ना कि आप हर वक्त बैठ के टिंकरिंग करें। तो मुझे जो चीज पसंद आई है वो ये कि इसमें कोई टिंकरिंग नहीं की गई। ठीक है, जो चल रही है वो चल रही है, और उसको चलने दें, उसको इम्प्रूव करें। तो ये जो एनुअल बजट्स होते हैं, ये कोई पॉलिसी फ्रेमवर्क नहीं होता उस सेंस में, या कोई नई चीज हर दफा लेकर आए। बिल्कुल मगर ठीक है। तो मैं इस पे उस पॉइंट ऑफ व्यू से डिसएग्री नहीं करता इस बात से। बहुत शुक्रिया। शब्बर जैदी साहब मेरे साथ मौजूद थे, अशफाक यूसुफतुल्ला साहब मौजूद थे, डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब मौजूद थे। बात एक ही हुई है कि हुकूमत के पास ये ऑप्शन ज़रूर था कि वो कोई ऐसा एक रिलीफ का बजट दे देती जिसके नतीजे में पाकिस्तान IMF के प्रोग्राम से भी बाहर हो जाता, और उसके बाद पाकिस्तान के लिए आने वाले वक्तों में डिफ़ॉल्ट की तरफ जाने की या दीगर माशी मुश्किलात या पाबंदियों का हम शिकार हो जाते। अच्छा बजट कहेंगे, मुतवाज़ी बजट कहेंगे, मुझे तो यही बात समझ में आई है। आपको क्या समझ में आया, कल इसके ऊपर मज़ीद डिस्कशन कर लेंगे, आपकी राय भी शामिल हो जाएगी और मज़ीद कुछ माहिरीन से भी हम बात करेंगे। याद दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।